हेलो, हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैट्रिक पास यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत। तो हम लोग इसमें स्टडी कर रहे थे क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर का ऑलरेडी हम लोगों ने 2 वीडियो शूट कर चुके हैं हम लोग, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तीसरा वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया कुछ पारिवारिक वजह से, लेकिन अब आपको डेली बेसिस पे साइंस और मैथ के वीडियो इस चैनल पे मिलेंगे, जो बिल्कुल क्या होगा, फ्री होगा। इसलिए जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो हम लोगों का ये 3rd वीडियो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। फर्स्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसको कैसे बैलेंस करना है, और केमिकल रिएक्शन के अलग अलग टाइप को हम लोगों ने क्या किया था, स्टडी किया था। अब जो हम लोग का ये वाला जो वीडियो है, अब इसमें हम लोग कुछ अलग अलग टाइप के और केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग जो पहला पढ़ेंगे, पहला जो हम लोग का रिएक्शन है उसको हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। देख सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए, नाम से सारा बात क्लियर है कि इसमें उष्मा का अवशोषण होगा, मतलब हमको उष्मा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कैसे पढ़ेंगे, देखिए, बोलेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में उष्मा की जरूरत होती है, उसे हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हमने उसको H2O के साथ बाइंड किया, मतलब जोड़ा, तो हम लोगों को क्या देना पड़ा, सनलाइट। सनलाइट का मतलब क्या हुआ, हम लोग उसको एक फॉर्म में क्या दिए, उष्मा दिए, तो हमको क्या मिला, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, और क्या मिला, ऑक्सीजन। तो हम लोगों को प्रोडक्ट तभी मिला जब हम लोग सनलाइट दिए, और ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग हिंदी में इसको बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको हिंदी में, हम लोग हिंदी में इसको बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। जो किसमें होता है, तो जो आप लोग भी जानते हैं कि किसमें होता है, प्लांट्स में होता है। दूसरा रिएक्शन देखिए CaCO3 का नाम क्या हुआ, इसको आपको बोलना पड़ेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो आप ड्रैगन टाइप का देख रहे हैं, इसका मतलब होता है हम लोगों ने इसको क्या दिया है, हीट दिया। ये हीट का सिंबल होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट के साथ कंबाइन किया गया तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट बिना हीट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं टूट सकता है। तो मतलब क्या होगा, यदि हमको प्रोडक्ट चाहिए तो हमको हीट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मतलब इस केमिकल रिएक्शन में हीट देने से हमारा प्रोडक्ट बना, इसलिए इसको हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। अब इसका विपरीत को हम लोग बोलेंगे उष्मा क्षेपी। क्षेपी का मतलब इसमें रिएक्शन तो होगा, रिएक्शन होने के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में या बहुत कम मात्रा में उष्मा भी क्या होगी, बाहर जाएगी। देखिए डेफिनेशन में क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी क्या होती है, उत्पन्न होती है। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, और जो बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं उत्पाद। तो देखिए CH4, तो CH4 का मतलब क्या हुआ, ये हुआ मीथेन, ठीक है। O2 का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन। तो जब मीथेन क्या किया, ऑक्सीजन से जुड़ गया तो क्या बनाया, CO2 को आप लोग क्या बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। H2O का मतलब जल। तो जरा सा देख लेंगे बैलेंस है क्या, C1 ठीक है, H 4 है, H यहाँ पर 2 है, तो आप यहाँ पे 2 दीजिए। H कितना हो गया 4, तो O कितना हो गया, O यहाँ पर 2 और O यहाँ पर 2, हमको यहाँ पर भी क्या देना पड़ेगा, 2, बैलेंस भी हो गया। तो आपने क्या देखा कि जब हम CH4 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाए
तो CO2 बना, H2O बना, लेकिन हमारा क्या क्या मिला, उष्मा मिला, हमको देना नहीं पड़ा, मिला, और साथ में क्या मिला, लाइट भी मिला। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब आगे, अब हम लोग फिर अगला रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोगों को जो अगला रिएक्शन पढ़ना है उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या क्या बोलेंगे हम लोग, आपको भी साथ साथ बोलना है, क्या बोलना है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए नाम से बिल्कुल क्लियर है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को जोड़ना पड़ेगा, ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो, आप वृद्धि नहीं बोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे योग लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का त्याग हो, या तो ऑक्सीजन अभिक्रिया में जुड़ गया या तो हाइड्रोजन निकल गया, तो दोनों में से कुछ भी हो रहा है तो इसे हम लोग उपचयन या इसका दूसरा नाम भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी इसको आप कह सकते हैं। क्या बोलिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसको आप कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ये मैग्नीशियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना के दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने क्या देखा, यहां पर ऑक्सीजन था, आप बोलिएगा नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन है, आप बोलिएगा हाँ, यहां से यहां तक में आपको क्या दिखाई दिया, आपको यही दिखाई दिया कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन नहीं था यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब जहां पर ऑक्सीजन जुड़ गया या हाइड्रोजन निकल गया, तो दोनों स्थिति में कोई भी स्थिति हो रही है तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब आइए इसका जस्ट विपरीत, इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जैसे इसका उल्टा होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि, या आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन का क्या हो, योग। ध्यान दीजिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो या ऑक्सीजन को निकाला जाए या ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो, उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन है, लेकिन यदि इसके आप प्रोडक्ट की ओर जाइएगा, यदि इसके आप प्रोडक्ट की ओर जाइएगा, आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर यदि ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया ना, तो जहां ऑक्सीजन हट गया और हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H2 हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या था, यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। आप सुनिए, ये तो हम लोग अलग अलग पढ़े, लेकिन यदि कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें ऑक्सीजन जुड़े भी और क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन का भी दो, मतलब ऐसा देखिए, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो एक ही रिएक्शन में और रिडक्शन भी हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नहीं आपको रेडॉक्स याद रहेगा, जिसका दूसरा नाम है अपचयन अभिक्रिया, इसको ये भी आप बोल सकते हैं, अपचयन अभिक्रिया। लेकिन आपको इतना बड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा याद करना है रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया या जिन रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन भी हो और अपचयन भी हो और एक साथ हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन था, बिल्कुल आप बोलेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ, हट गया, इसका क्या हुआ, इसका हो गया अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन था, बिल्कुल है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पर क्या हो गया, उपचयन। तो एक ही अभिक्रिया में एक पदार्थ अपचयित हो रहा है, एक पदार्थ उपचयित हो रहा है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग ने क्या सीखा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा, रिडक्शन, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन हटेगा, रेडॉक्स दोनों होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और जिसमें रिडक्शन भी हो। देखिए, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब एक छोटा सा और एक अभिक्रिया बताया, देखिएगा,
इसको हम लोग बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। नाम से क्लियर है क्या बनेगा, तो आपको भी पता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में आपको भी दिख रहा होगा यहाँ क्या बनने वाला है, अवक्षेप बनने वाला है। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए Na2SO4 क्या नाम होगा, Na2SO4 करके आपको नाम लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा Na का मतलब सोडियम और SO4 का मतलब सल्फेट, सोडियम सल्फेट। Ba का मतलब बेरियम, Ba का मतलब बेरियम और Cl2 का मतलब क्लोराइड। तो जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और ये बनेगा सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। तो यही अवक्षेप है, यही अवक्षेप है जो आपको इस अभिक्रिया के दौरान दिखाई पड़ेगा या बनेगा। अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, वह केमिकल रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जो जब पूरा हो जाए उसके बनने के साथ साथ क्या बने, कुछ अवक्षेप बने। बैलेंस के लिहाज से देखिएगा, सोडियम कितना है, 2 है, आपके पास 1 है, यहाँ पे आप 2 दे दीजिए, क्लोरीन 2, बाकी सब कुछ क्या है, एक्चुअली एक मतलब क्या है, बैलेंस है। अब हम लोग अपने अगले स्लाइड को मूव करेंगे। अब हम लोग को बस 5 मिनट और चाहिए, आपका ये चैप्टर थ्योरी के दृष्टि से कंप्लीट हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर हम लोग आपको डिटेल से करेंगे। देखिए संचारण कोरेजन क्या होता है, सुनिए। आपने देखा होगा कि ये मान लीजिए लोहे की कुछ कड़ियां हैं, आप देख रहे होंगे। जब ये कड़ियां दुकान में रखी हुई होती है ना, बड़ा चमकीली दिखती है, यानी तो जब आप घर बनाने में लोहे का छड़ लाते हैं, इस्पात का एक्चुअली वो छड़ होता है, तो उसका एक अलग कलर होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही यही कड़ियां कुछ दिन तक घर के बाहर या कहीं पर भी खुले वायु में ऐसे रखी हो जाती है, इसका कलर देखिए, इसका कलर आपको व्हाइट दिख रहा है, ये आपको कैसा दिखने लगा, रेड दिखने लगा। तो इसमें कुछ ना कुछ तो कहानी तो हुआ। ये जो आयरन है या ये जो स्टील है, इसने क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और अपने ऊपर में एक ऑक्साइड का लेयर बना लिया। इसी प्रोसेस को हम लोग संचारण करते हैं। ध्यान सुनिएगा, जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो ये क्या हो जाती है, संचारित होने लगती है। इस घटना को हम लोग क्या करते हैं, संचारण करते हैं। अब मान लीजिए आपको मन होगा कि हमको संचारण कम करना है, आप खत्म नहीं कर सकते, कम करना है, इसका क्या क्या उपाय हो सकता है। तो पहला उपाय आप लोग ये लिख सकते हैं कि सतह को पेंट करके, सतह को क्या कीजिएगा, पेंट कीजिएगा। पेंट करने का मतलब होता है रंगा देना, सतह को पेंट कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप बोल सकते हैं कि तेल या ग्रीस लगाकर भी आप क्या कर सकते हैं, संचारण को कम कर सकते हैं, नहीं खत्म नहीं कर सकते हैं। और तीसरा, यदि कोई मान लीजिए कि लोहे की कढ़ाई हो जाए जिसको आप आग में चढ़ाते होंगे, उसको तो आप पेंट नहीं कर सकते हैं, उसमें तेल ग्रीस भी नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए उपाय है, उसके में क्या कर सकते हैं, यसद लेपन आप कर सकते हैं, यसद लेपन द्वारा। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोग इसका संचारण क्या होता है, तो जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल में आर्द्रता के संपर्क में आएगी तो उसके ऊपर में एक लेयर चढ़ जाएगा। किसका लेयर चढ़ेगा, ऑक्साइड का। ये जो लेयर चढ़ रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संचारण। आप साफ साफ देख रहे हैं, ये लोहे की जो कड़ियां हैं व्हाइट दिख रही है और यहाँ पे कैसी दिखने लगी, रेड दिखने लगी, मतलब इसका क्या हो गया, संचारण हो गया। हमको बचाना है तो या तो आप पेंट कर दीजिए, या मान लीजिए साइकिल में आप लोग देखते होंगे तेल या ग्रीस डाला जाता है, इससे क्या होता है, जो चेन आपका जल्दी खराब होने वाला है वो जल्द खराब नहीं होता है। तेल या ग्रीस लगा सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक मतलब वस्तुएं होती है या जिसको आप आग पे फ्लेम पे रखते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, यसद लेपन कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट टॉपिक जिसको हम लोग बोलेंगे विकृत गंधिता, इंग्लिश वाला इसको बोलेगा रेंसिडिटी। देखिए इसका हम लोगों ने एक अपना डेफिनेशन बनाया है जिसको मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या है कि जब तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को, मान लीजिए आपके घर में सब्जी बनाए, तो सब्जी यदि सुबह बनाए तो आप ध्यान देते होंगे, यदि गर्मी का दिन है और आपका सब्जी सुबह एकदम मम्मी आपकी मस्त मसालेदार सब्जी बनाई है और कुछ सब्जी आपका बच गया, यदि आप उसको रात में जैसे ही खाने जाइएगा ना तो सब्जी में से एक अजीब सा गंध आएगा जो आपको पसंद नहीं होगा।
हो सकता है वो सब्जी आपको खट्टी भी हो जाए और खाने योग्य ना रहे। ये क्या हो गया? ये यही हुआ कि जब तेल और वसाई पदार्थों को लंबे समय तक आप रखते हैं, फ्रिज में नहीं, ऐसे खुले में लंबे समय तक रखते हैं, तो उसमें एक ऐसी गंध उत्पन्न हो जाती है, उसमें एक ऐसी गंध उत्पन्न हो जाती है जो आपको पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं है। तो इससे खाद्य पदार्थ क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। इसी घटना का क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। आप देखिए, मान लीजिए आपको विकृत गंधिता से बचाना है, तो आप क्या कर सकते हैं? विकृत गंधिता का मतलब पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीजन जाके जुड़ गया, ऑक्सीजन को हटाइए। ऑक्सीजन को कौन हटाएगा? प्रतिऑक्सीकारक हटाएगा। दूसरा बात, पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं। जैसे इसको तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, लेज है, आलू का चिप्स होता है इसमें। यदि आप यही चिप्स को, आलू के चिप्स को घर में मतलब फ्राई करके रखिएगा, 1 या 2 दिन में ये खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन ये जो पैकेट में आपको जो चिप्स दिख रहा है, इसको आप 5 से 6 महीने तक यूज कर सकते हैं। आखिर ये पैकेट में क्या है? आप लोग बिना देर किए बोलिएगा कि इसमें हवा है, तो बिल्कुल आप लोग गलत है। जिसको आप बचपन से हवा का के चिल्लाते हैं ना कि 5 रुपए के लिए इसमें 10 गो चिप्स मिलता है, बाकी हवा मिलता है, ये हवा नहीं है। यदि आप इसको जरा ग्रो कर मतलब अलग करके हम दिखाएंगे कि जो आपको हवा ऐसा दिखा, हवा ऐसा जो महसूस हुआ, वो एक्चुअल में हवा नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है? तो एक्चुअल में नाइट्रोजन गैस है। क्या है ये? नाइट्रोजन गैस। तो जब वही चिप्स में नाइट्रोजन गैस डाल दिया गया, इसका वैलिडिटी 6 महीना हो गया। लेकिन यही चिप्स जब आप घर में ऐसे डब्बा में बंद करके रखते हैं, तो 2 से 3 दिन में क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ नाइट्रोजन में तो बात है। तो जैसे ही नाइट्रोजन कहीं पे आके जुड़ता है, तो ऑक्सीजन से संपर्क क्या करता है? तोड़ देता है। और जब ऑक्सीजन ही नहीं जुड़ेगा, वो सामान को बर्बाद नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं गंधिता से बचाने के लिए? हम लोग एंटीऑक्सीडेंट मिला दें, प्रतिऑक्सीकारक मिला दें, पदार्थों को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित करता है। या घर में मान लीजिए फ्रिज है ना, तो फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज में रखना होगा ना। तो लेकिन ये सब टेम्परेरी उपाय है। अब 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा तक, ये नहीं आज कुछ चीज बनाए और 10 दिन तक फ्रिज में रख रख के खा रहे हैं, तो हमको बड़ा क्या करता है? नुकसान देता है। अब यहां तक यदि आप देख रहे होंगे, तो अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये तेल है, ये है फ्रेश ऑयल और ये है रेंसिड ऑयल। तो आप लोगों में बहुत लोगों को समोसा बड़ा पसंद हो, लोग बड़े चाव से खाते चटनी लगा के। अब देखिए उसमें कहानी क्या है। जितना समोसा से हमको नुकसान नहीं है, उतना समोसा जिस तेल में तला जा रहा है उससे नुकसान है। तो आप बोलेगा उससे क्या नुकसान है? देखिए, समोसा में जो तेल मान लीजिए आज यूज हो गया, वो तेल थोड़ा सा घट गया, तो जो भी आपका कारीगर है वो उस तेल को फेंकता नहीं है, बस उसी तेल में वो और दूसरा तेल को क्या करता है? डाल देता है। तो जो पहले का तेल है वो रेंसिड हो गया। देख रहे हैं ना कि जब तेल फ्रेश है तो उसका कलर कैसा है, और जब वही तेल में विपरीत गंधिता हो तो उस तेल का कलर कैसा हो गया? मतलब ये तेल खाने योग्य नहीं है। लेकिन आप लोग को जब गर्म गर्म समोसा मिलता है, तो तेल पे न ध्यान जाता है, न कारीगर पे ध्यान जाता है, बस उसके टेस्ट पे जाता है। तो समोसा खाना है, लेकिन रेंसिड ऑयल का नहीं खाना है। तो जैसे देखिए, आलू की चिप्स आपको लाइव एग्जांपल दिखाए कि कौन सा गैस डाला जाता है? नाइट्रोजन से क्या किया जाता है? तो हम लोग बोल सकते हैं तो नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, ताकि वो जल्द से जल्द खराब नहीं हो। अब आप लोग क्या कीजिएगा, इतना जब आप लोग समझ गए, आप लोग समझदार है इतना, अब आप लोग सब पेज का 1 बाय 1 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी हो। चलिए, ये आपका पहला पेज है, इसका ले लीजिएगा। इसके बाद इस वाले का, इसमें 3 रिएक्शन बताए हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स और एक अवक्षेपण, टोटल 4 है, हो गया। फिर आप इसका ले लीजिएगा, संक्षारण का और रेंसिडिटी का, ये लाइव एग्जांपल के साथ। और ये रेंसिडिटी का एक हम लोग अपना परिभाषा बताए हैं, कि ताकि आपको पूरे तरीके से चैप्टर क्लियर हो जाए। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका एनसीईआरटी को कैसे समाधान किया जाएगा, एकदम इजी वे में पढ़ाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।